हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड न्यूज़ चैनल। अभी का जो न्यूज़ है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में और इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये वो है कि हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है प्रीमियर एनर्जी, वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बहुत ही बिग वे में आना चाह रही है। अभी हम सबको पता है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हमारी कंट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में इन कंपैरिजन टू चाइना और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है मलेशिया और साउथ कोरिया, उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है और मैक्सिमम सोलर पैनल यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना और मलेशिया से। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में ही। फिलहाल अभी हम ये जान लेते हैं कि जो प्रीमियर एनर्जी हैदराबाद बेस्ड कंपनी, अभी इनकी क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इनका क्या प्लान है। इससे पहले मैंने आपको और भी एक बताया था कि रीन्यू पावर जो है, जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, वो गुजरात में सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वहाँ पर लगाने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही सोलर जो फील्ड है इंडिया के लिए बहुत ही लुक्रेटिव फील्ड हो गया है। पहले लोग यहाँ पर एज ए सोलर डेवलपर ज़्यादा काम करना चाह रहे थे कि बाहर से पैनल इंपोर्ट करते थे और यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा रहे थे। अब धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है, यहाँ पर अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग किसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे सोलर उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बहुत एक चेन होता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, फर्दर प्रोजेक्ट, मार्केटिंग। तो एक बहुत बड़ा चेन होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा फील्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट और भी क्या क्या कर रही है, इसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे और जानेंगे। तो अभी हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये जो कंपनी है इसकी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है 500 मेगावाट की मॉड्यूल लाइन है और जो अभी इसके ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 750 मेगावाट की सेल मैन्युफैक्चरिंग है और 750 मेगावाट की मॉड्यूल लाइन है, जो कि 2 महीने बाद ही जो एक्सपेक्टेड डेट है जून 2021 तक ये सारी ये कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये कैपेसिटी कंप्लीट होते ही जो प्रीमियर एनर्जी है इनकी टोटल कैपेसिटी 750 मेगावाट की सेल की हो जाएगी, जो कि अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में नहीं है। तो 750 मेगावाट की सेल कैपेसिटी हो जाएगी और 1250 मेगावाट के मॉड्यूल लाइन भी इनका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो ही कंप्लीट होते, इसके अलावा इनका और भी एक प्लान है सेल लाइन लगाने का 1400 मेगावाट का और मॉड्यूल लाइन लगाने का 1000 मेगावाट का, जो कि जून 2022 तक का टारगेट है। तो अगर इन सारी कैपेसिटी के अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर बात कर लेते हैं, टोटल जो इनकी सेल कैपेसिटी हो जाएगी, टोटल सेल कैपेसिटी 2150 मेगावाट की हो जाएगी और जो मॉड्यूल कैपेसिटी है वो 2250 मेगावाट का हो जाएगा, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ा ये कदम है। अभी जो प्रेजेंट सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में वो 3000 मेगावाट के आसपास क्लेम किया जाता है और जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 10,000 मेगावाट, 8000 से 10,000 मेगावाट क्लेम किया जाता है। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही एग्जैक्ट डेटा नहीं है, फिर भी ये क्लेम किया जाता है कि 8000 से 10,000 मेगावाट तक की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो आइए हम जान लेते हैं एक्चुअली अगर हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग में केवल सेल और मॉड्यूल लाइन ही नहीं होते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको मेनली 4 स्टेजेज में डिवाइड किया जाता है। वो 4 स्टेजेस क्या हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इससे पहले, इसको बताने से पहले मैं आपको ये भी अपडेट कर देता हूँ कि मेरा हर वीडियो में यही मकसद होता है कि जो भी मैं किसी न्यूज़ को अगर बेस बनाता हूँ तो उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक को मैं ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि इस न्यूज़ के से रिलेटेड क्या सोलर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं आपको सोलर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अभी हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है कंट्री की और क्यों सोलर मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ बहुत सक्सेस नहीं हुआ, और अगर अभी इतना ज़्यादा मार्केट इसका बढ़ रहा है, कंपनियाँ इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो उसके क्या रीज़न है, तो उसके बारे में मैं और बताने की कोशिश करूँगा। होप कि आपको ये अच्छा लगे। तो अभी आइए जान लेते हैं कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले जो हम प्रोसेस की बात करते हैं वो क्वार्ट्ज चंक, बेसिकली क्या होता है कि जो ये जो सोलर पैनल बनता है, जो सिलिका की हम बात करते हैं, तो हम सैंड, SiO2 एक सैंड होता है, उस सैंड से हम मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनाते हैं। हम उसकी सिलिका की प्योरिटी बढ़ाते हैं, जिसको हम लोग मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बोलते हैं। और ये बहुत ही पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री होता है इसमें, तो कोई भी कंट्री इस पर्टिकुलर स्टेज को कोई अपने यहाँ नहीं लगाना चाहता है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग और एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है होता है, इसलिए कोई इसको लगाना नहीं चाहता है।
इस मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से फर्दर प्रोसेस को कोई भी कंट्री अपने यहाँ लगा सकता है, लेकिन ये वाला प्रोसेस को कोई लाइक नहीं करता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग स्टेज जीरो बोलते हैं, स्टेज वन नहीं बोलेंगे, स्टेज जीरो बोलेंगे। स्टेज जीरो में क्या होता है कि सैंड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ क्वार्ट्ज चंक्स, इस सैंड से हम मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनाते हैं। ये प्रोसेस स्टेज जीरो हो गया। उस मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं, ये स्टेज वन हो गया, पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं। इसमें सिलिकॉन की इम्प्योरिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और पॉलीसिलिकॉन से फर्दर हम लोग इनगॉट, और इनगॉट से सोलर वेफर, बेसिकली इनगॉट और सोलर वेफर एक ही इंडस्ट्री होते हैं। उसको जो चॉपिंग करते हैं इनगॉट को, दैट इज़ द सोलर वेफर, इसलिए हम इसको एक ही स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉलीसिलिकॉन टू इनगॉट वेफर हम स्टेज टू ले लेते हैं। वेफर के बाद हम सोलर सेल बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज थ्री। फिर सोलर सेल से हम लोग सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, और सोलर मॉड्यूल से जैसा कि फिगर में दिखा हुआ ग्रिड में, फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको ग्रिड में फीड करते हैं। तो बेसिकली हमारा टोटल यहाँ पर 5 स्टेज हो गया। तो 5 स्टेज में जो स्टेज जीरो है मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनाने का सैंड से, उसको हम लोग स्टेज जीरो ही कंसीडर करते हैं। तो ये मोटा मोटी आप समझ गए होंगे किस क्या प्रोसेस होता है इनको करने का। तो अभी हम कंट्री में अपने कंट्री स्पेसिफिक बात करते हैं। तो हमारे यहाँ केवल 2 ही प्रोसेस है, 2 ही मैन्युफैक्चरिंग है, वो है सोलर सेल और मॉड्यूल। सिलिका वेफर से हम सोलर सेल बनाते हैं, जो कि हमारे यहाँ कैपेसिटी 3 गीगावाट के आसपास है। और सोलर सेल से सोलर मॉड्यूल असेंबली करते हैं, जो कि मॉड्यूल लाइन होता है, असेंबली करते हैं। मेनली इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, बस असेंबल्ड करते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारे यहाँ जो क्लेम किया जाता है वो 10,000 मेगावाट के आसपास क्लेम किया जाता है। 10 गीगावाट के आसपास हमारे यहाँ सोलर लाइन है, और बहुत सारी कंपनियाँ इसमें छोटी कैपेसिटी 20 मेगावाट से लेकर के 1000 मेगावाट तक, 1500 मेगावाट तक की हमारे यहाँ सोलर मॉड्यूल की लाइन है, जो कंपनियाँ हैं, और अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रही हैं। अब बेसिकली अब ये है कि पहले हमारे यहाँ सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, तो अब आगे क्यों आ रहे हैं? तो अगर हम और क्यों ज़रूरी है हमारे यहाँ सोलर मैन्युफैक्चरिंग का होना, क्यों ज़रूरी है? तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की बात करते हैं अपनी कंट्री का, तो हमारी कंट्री का जो टारगेट है इंडिया का 175 गीगावाट का टारगेट है 2022 तक का। 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी लगाने का टारगेट है। इस 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में 100 गीगावाट सोलर है, जो कि 2022 तक लगाना है, और 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2030 तक का है। एक सीईए की रिपोर्ट है, सीईए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक जो 450 गीगावाट का टारगेट है, अगर इसमें एनर्जी मिक्स की बात करते हैं, तो उसमें सोलर जो होगा अप्रॉक्सीमेटली 280 गीगावाट से 300 गीगावाट तक का सोलर इसमें होगा। इसमें तो आप सोच सकते हैं कि सोलर कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर हम उस गैप को बात करते हैं 2030 तक, अगर हम बात करते हैं 280 गीगावाट है, और 100 गीगावाट का टारगेट हमारा 2022 तक का है। इस गैप को अगर हम डिवाइड करते हैं ईयर वाइज, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 गीगावाट से 30 गीगावाट सोलर चाहिए हर साल। और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है? बहुत ही कम, और वो भी केवल सोलर सेल और मॉड्यूल लाइन में ही है। इसलिए इस गैप को मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ सोलर मैन्युफैक्चरिंग का होना ज़रूरी है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारा सारा मैक्सिमम जो पैनल है हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, वही मेनली चाइना। आज की डेट में 80-85% हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और हम अगर बात कर लेते हैं और थोड़ा सा उसमें डिटेल में चलते हैं कि हमारे जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी आ रही की एज पर 31 मार्च 94.43, जो कि 95 गीगावाट के आसपास हो जा रही है, जिसमें सोलर आपका 40 गीगावाट है, और अंडर इम्प्लीमेंटेशन 49.7 गीगावाट है, और अंडर टेंडरिंग 25.9 है। तो ये बस एक समझने के लिए दिया हुआ है, सो दैट कि हम अभी हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं और कितना गैप है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस इंस्टॉलेशन वर्सेस फ्यूचर टारगेट। इसलिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्यों ज़रूरी है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्यों ज़रूरी है? अदरवाइज हम अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड हो जाएंगे, और एक फॉरेन एक्सचेंज भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ ज़रूरत भी है और होना भी चाहिए, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा सोर्स भी है। तो इसलिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी प्रेजेंट जो ऑपरेशनल कैपेसिटी हमारे यहाँ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की 3 गीगावाट के आसपास है, और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 10 गीगावाट के आसपास है। कोई भी अप स्ट्रीम स्टेजेस नहीं है मेटलर्जिकल ग्रेड से पॉलीसिलिकॉन बनाने का, पॉलीसिलिकॉन से वेफर और इनगेट बनाने का कोई भी हमारे अप स्ट्रीम स्टेजेस नहीं है। इस पर्टिकुलर स्टेजेस में कोई भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और मेनली हम लोग इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, वो भी चाइना एंड मलेशिया। मेजॉरिटी चाइना, उसमें 80% अप्रॉक्सीमेटली चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब इसके लिए की ड्राइवर की बात की गई है, तो की ड्राइवर यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट,
तो बेसिकली मैं एक्चुअली उससे कोरिलेट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ सक्सेस क्यों नहीं है, और अगर सक्सेस करना है तो क्या चाहिए। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका ऑपरेशनल कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। जो पॉलीसिलिकॉन है, पॉलीसिलिकॉन मेटलर्जिकल ग्रेड से पॉलीसिलिकॉन है, ये बेसिकली एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है। सेम वैसे ही है, वेफर से सेल बनाने का प्रोसेस जो है ये भी एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है। तो ये एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है, और हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है वो काफ़ी हाई है। इसलिए ये कम्पटिटिव अदर कंट्री मेनली चाइना और मलेशिया से कम्पटिटिव नहीं है, इंडस्ट्रियल टैरिफ हाई होने की वजह से। और इसका जो अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो एनर्जी इंटेंसिव होने की वजह से जो मेजर कॉस्ट जाती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी में जाती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को अगर हम लोग सही करते हैं, अगर थोड़ा सा उनको बेनिफिट देते हैं अगर इंडस्ट्री को किसी भी रीजन से किसी भी तरीके से, तो एक कम्पिटिटिव हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर से मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो यूनिट तो लग गया, मैन्युफैक्चरिंग हमने सेटअप कर दिया, लेकिन उसको रन करने के लिए उसका एक्सपेंडिचर, उसमें क्या होता है कि जो मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो ज़्यादा होती है। इसमें जो मेजर होता है, जैसे वेफर हो गया, वेफर और सेल लाइन हो गया, मॉड्यूल लाइन हो गया। मॉड्यूल तो एक मॉड्यूल लाइन लगाना इजी है, ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइन लगाने के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। अगर मॉड्यूल लगाने के लिए सेल आपको परचेज करना पड़ेगा, सेल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसलिए एक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी एक चैलेंजेस है। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पॉलीसिलिकॉन लगाने की जो इंडस्ट्री है, बेसिकली मेटलर्जिकल ग्रेड से जो पॉलीसिलिकॉन लगाते हैं, वो जो हम लगाते हैं तो वो एक कैपेक्स है। सेम ऐसे सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटेंसिव है। तो कोई इन्वेस्टर ये सब लगाएगा मैन्युफैक्चरिंग, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। अगर उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया और कोई फर्दर फ्यूचर कोई विजिबिलिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर के, और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। और इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि रीजन क्या है, जो पुअर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का हमारे रीजन क्या है अगर अदर कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट बात करते हैं। तो एक है लैक ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है बहुत ही कम है। आप सेल लाइन की बात करेंगे, अब तो सेल लाइन बड़ी बड़ी कैपेसिटी की बात करते हैं, अदरवाइज पहले की सेल लाइन की देखिए 10 मेगावाट तक की भी सेल लाइन लगी हुई है। मॉड्यूल की हमारे जो मॉड्यूल लाइन है 20 मेगावाट की लाइन है, 40 मेगावाट की लाइन है। और चाइना में जो ही हम बात करते हैं, तो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की है क्या है, 4000 मेगावाट की सेल लाइन, 6000 मेगावाट की सेल लाइन, 8000 मेगावाट का मॉड्यूल लाइन। हम कहीं भी उनके सामने स्टैंड नहीं करते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल में। कैपेसिटी हमारी बहुत ही कम है, तो एक इकोनॉमिक ऑफ स्केल होने से जो टोटल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट होता है, वो भी एक कम हो जाती है। इसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग लैग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी कर दे, बड़ी कैपेसिटी भी लगा दे, उसके लिए कि विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनको कोई डोमेस्टिक मार्केट से इंश्योरिटी ना मिले कि नहीं ठीक है आप लाइन लगाओ, आपके प्रोडक्ट हम ले लेंगे, तब तक कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इनको कोई एश्योर्ड नहीं है। तो एक एश्योर्ड, क्योंकि इनका जो इंडियन पैनल है और बाहर के पैनल में कॉस्ट कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होने की वजह से लोग बाहर के पैनल को प्रीफर करते हैं। तो कोई यहाँ पर कैपेसिटी लगा देगा और पैनल बिकेगा ही नहीं, तो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन अगर इसको बहुत गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काफ़ी कम करने की कोशिश किया, बहुत सारी स्कीम्स ला करके और बहुत सारी एक पॉलिसीज मेजर्स लेकर के। आगे हम और डिटेल में बात करते हैं क्या है वो। हाई कॉस्ट ऑफ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ चूँकि इंडिया जो है लैंड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हाई कॉस्ट भी है। इंडस्ट्री लगाने के लिए काफ़ी लैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक लैंड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेम इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही वायबल नहीं होता है। फाइनेंसिंग हमारे यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। जो कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो बैंक से फाइनेंस करवाएगा, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री चाइना, जहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में एक चैलेंज रहा है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया गया। तो लेकिन अब इसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं इसमें आ रहे हैं, उसके क्या रीजन्स हैं हम आगे और डिस्कस करते हैं क्या है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्यों अब इंटर कर रहा है प्रीमियर एनर्जी की। हमने बात की है तो क्यों ये लगाना चाह रहा है उसके लिए, और हमारा क्या सपोर्ट सिस्टम है, तो उस पर बात करते हैं। तो ये जो प्रेजेंट सपोर्ट सिस्टम है, तो एमसिप्स का एक प्रोग्राम था माइटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एमसिप्स को फुल फॉर्म है बेसिकली मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कोई सेटअप करता था तो
तो उसके लिए कैपिटल सब्सिडी दी जाती थी, जो कि 20% और 25% हुआ करता था। 20% स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई अगर इंडस्ट्री आ रही है उसके लिए, और जो नॉन एसीजेड था उसके लिए 25% था ऑफ द अप्रूव्ड कॉस्ट। और इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल दोनों इसमें इसके अंतर्गत आते थे। और इसमें कुछ इंडस्ट्री को इसमें इस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव भी दिया गया हुआ है, तो ये भी था। लेकिन एज ऑन डेट, अभी आज की डेट में ये एमसीप्स नहीं है, क्योंकि इसका जो टारगेट था वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सेकंड आ रहा है प्रीवियस डीसीआर स्कीम। डीसीआर स्कीम का मतलब ये है कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसमें ये होता है कि इस स्कीम में कोई अगर प्रोजेक्ट्स लगता है तो उसमें ये मैंडेटरी था कि आपका जो पैनल होगा सोलर सेल्स और मॉड्यूल वो इंडिया मेड होना चाहिए। तो बेसिकली इससे एक डिमांड क्रिएशन हो रहा है ये। तो इसमें मिनिस्ट्री की कुछ स्कीम थी, सीपीएसयू स्कीम जो कि 1000 मेगावाट का टारगेट था, डिफेंस स्कीम जो 300 मेगावाट का टारगेट था, और रूफटॉप स्कीम। इसमें सेल साइड से नहीं था, केवल मॉड्यूल इसमें होना चाहिए, वो मैंडेटरी था। तो इसमें 2.8 गीगावाट का टारगेट था। तो बेसिकली ये पुरानी स्कीम्स हैं जो अभी आज की डेट में ये नहीं है, नहीं चल रही है। और अभी इसके जगह पर कुछ और भी जो स्कीम्स हैं जिसमें मैंडेटरी है। तो फर्दर स्कीम्स जो अभी आज की डेट में चल रही है, डीसीआर स्कीम्स, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, इस ये जो स्कीम्स चल रही है इनका जो मार्केट क्रिएशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब 32-33 गीगावाट तक का मार्केट, एश्योर्ड मार्केट की बात की गई है। इसमें जो मेजर स्कीम है पीएम कुसुम का तीन कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। तो कंपोनेंट बी और सी जो कंपोनेंट है ये पंप को सोलराइज करने का स्कीम है। और इन दोनों बी और सी कंपोनेंट के अगर हम लोग इस स्कीम में अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता तो टोटल मार्केट इसमें 20 गीगावाट तक का अचीव कर सकते हैं। तो 20 गीगावाट तक। और इसमें जो मैंडेटरी है डीसीआर, इसमें मैंडेटरी है कि सोलर सेल्स और मॉड्यूल जो पैनल होना चाहिए इंडिया मेड होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो स्कीम है वो है सीपीएसयू फेज़ 2 12 गीगावाट का। अगर इसमें ये भी इम्प्लीमेंट हो जाता तो ये 12 गीगावाट तक का इसमें डीसीआर जो पैनल होंगे इंडिया मेड होना चाहिए। और रूफटॉप स्कीम है फेज़ 2 की, इसमें जो टारगेट है 44 गीगावाट तक का है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो देखिए 20 + 12 32 + 4 36 गीगावाट तक के लिए हम एक एश्योर्ड मार्केट दे रहे हैं अगर ये स्कीम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाती है तो। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एज ऑन डेट कितनी है? 3 गीगावाट सेल की, और मॉड्यूल की हमारी है 10 गीगावाट। इट मीन्स कि अभी भी बहुत स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए। प्लस जो हमारा टारगेट है 2030 तक का, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कुछ चीज़ें और भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ के तहत इसको मोटिवेट किया है कि सो दैट, एक तो इंश्योरिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। इसमें है कि बीआईएस जो पैनल होना चाहिए, बीआईएस मैंडेटरी होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। तो बेसिकली इसको हम लोग नॉन टेरिफ बैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इसमें, सो दैट कि बाहर से चीप और अनरिलायबल पैनल ना आ सके, डंपिंग ना किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सब चीज़ों के लिए ये सब लेके आई है। इसमें जो नेक्स्ट देख रहे हैं ALMM, ये ALMM का मतलब होता है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल और मैन्युफैक्चरर। इसमें गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया है। इसमें क्या है कि जो सोलर PV सेल्स और मॉड्यूल हैं उनको थारो इंस्पेक्शन करने के बाद इनको इनलिस्ट किया जाएगा। और अभी मार्च 2021 में ही फर्स्ट लिस्ट पब्लिश की गई है। जो ALMM का जो मेन मोटिव है, जो पर्पज़ है, ये क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंक्रीज करने का है। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं इम्पोजिशन ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी। ये सेफ गार्ड ड्यूटी जो हम बात कर रहे हैं ये सेफ गार्ड ड्यूटी ऑलरेडी 30 जुलाई 2018 में सोलर सेल्स और मॉड्यूल जो चाइना और मलेशिया से इंपोर्ट करने के लिए उस पर लगाई गई थी। और ये 2 साल के लिए था, जो कि 2 साल इसका जो 30 जुलाई 2020 को ख़त्म हो रहा था उसको बढ़ा करके 1 साल और कर दिया गया है, जो कि जुलाई 21 तक के लिए ये अभी वैलिड है। और अभी जो इसका जो प्रेजेंट सेफ गार्ड ड्यूटी है 14.5% है आपका। तो बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 80% तक जो पैनल इंपोर्ट होता है चाइना से होता है, तो कहीं ना कहीं एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये सब कदम उठा रही है। और रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने एक PLI स्कीम
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अभी लॉन्च की है और इसके लिए गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ने इसी मंथ मई 2021 में इसने लॉन्च किया है। इसमें टोटल जो सपोर्ट सिस्टम रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए 4,500 करोड़ रखा गया है, जो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के बाद जो पैनल है, पैनल को 5 साल तक जो भी प्रोडक्शन होगा सेल करेंगे मार्केट, उसको उनको सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा एज पर स्कीम गाइडलाइंस। और इसमें ये नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए, उनके लिए नहीं है। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि इस कंट्री में नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, इसलिए ये PLI स्कीम लाई गई है। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा PLI स्कीम के बारे में, ये है कि इसमें मिनिमम कैपेसिटी 1000 मेगावाट की होनी चाहिए और मॉड्यूल के परफॉर्मेंस पे भी इसमें मतलब लिमिटेशन है कि आप इतना मिनिमम आपको मॉड्यूल परफॉर्मेंस होना ही चाहिए। उसके अगर नीचे मॉड्यूल परफॉर्मेंस रहेगा तो आपको PLI नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस जो भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली 6-7 मैंने आपको ये बता दें गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। जो मेजर PLI स्कीम है, काफ़ी इसमें हो सकता है कि 3 से 4 बड़ी इंडस्ट्री एक इंटीग्रेटेड प्लांट लग जाए, जो उस गाइडलाइंस के हिसाब से जो टारगेट किया जा रहा है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैंने ये कवर करने की कोशिश की है कि एक्चुअल क्या चैलेंजेज हैं और हमारी कंट्री की क्या पोजीशन है और क्यों हम कर नहीं पा रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।